राहुल गांधी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हरा सकती है तो सिर्फ कांग्रेस। क्या राहुल गांधी की इस बात का विश्वास किया जा सकता है? राहुल गांधी बात इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी को नहीं रोक पाई हैं, मगर हकीकत यह भी है कि कांग्रेस का जहां जहां सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी उसे पटखनी दे रही है। मगर जब राहुल गांधी ये कहते हैं ना कि कांग्रेस ही उन्हें हरा पाएगी, तो क्या राहुल गांधी को इस बात का आभास है कि कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ एक विचारधारा के साथ नहीं है, कांग्रेस का मुकाबला विचारधारा के एक बुलडोजर के साथ है, एक साम्राज्य के साथ है। वो साम्राज्य जिसके पास एजेंसीज हैं, अकूत पैसा है, पूरा मीडिया, प्रोपेगेंडा, और उससे भी बड़ी बात, पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी में देश में एक बहुत बड़ी तादाद में यह बात घुसाकर रख दी है कि तुम्हारा वजूद खतरे में है, हिंदू खतरे में है। यहां तक कि पश्चिम बंगाल में भी जो चुनावी नारा था कि अगर बचना है तो भाजपा का वोट दो, यानी कि मीडिया के सहारे, प्रचार तंत्र के सहारे, मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने के सहारे भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत बड़ी तादाद में यह विचार घुसा दिया है कि तुम्हारा वजूद खतरे में है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में नहीं आए तो तुम पर मुगल राज करने लग जाएंगे, मुसलमान राज करने लग जाएंगे। जबकि आप और हम सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि 2014 से पहले भी जब भाजपा सत्ता में नहीं थी, इतनी ताकतवर नहीं थी, तब भी मुसलमानों की हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। मुसलमान हमारी नौकरी नहीं ले रहे थे। जहां जहां सांप्रदायिक टकराव होता था वहां अधिकतर, ज्यादातर मारे जाने वाले लोगों में मुसलमान ही थे। बावजूद इसके भाजपा लोगों के मन में यह बात बिठाने में कामयाब रही कि हिंदू खतरे में है। सबसे बड़ी बात दोस्तों, हम हिंदू 80% हैं। अगर कोई यह बात कहने में कामयाब रहा है कि तुम खतरे में हो, तो हमारे लिए उससे बड़ी हार नहीं हो सकती। हम जो कि मेजॉरिटी में, हमें एक आत्मविश्वास होना चाहिए, एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कोई हमें यह नहीं बता सकता कि हमारा वजूद खतरे में है। वजूद खतरे में सिर्फ एक पॉलिटिकल सोच का है, जिससे लगता है कि हमारे बीच में नफरत पैदा करके ही वो अपनी राजनीति कर सकते हैं। इसलिए राहुल गांधी की इस बात को समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वाकई राहुल गांधी ऐसी सोच का मुकाबला कर पाएंगे, खासकर तब जब भारतीय जनता पार्टी के 3 मुख्यमंत्री, और उन तीनों में कंपटीशन होने वाला है। शुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और असम हेमंत बिस्व शर्मा, तीनों सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते रहते हैं, एंटी मुस्लिम बयानात देते रहते हैं, और अब तीनों में कंपटीशन होने वाला है। और यह भाजपा का असली चेहरा भी है। और आज मैं आपके सामने न सिर्फ राहुल गांधी के इस बयान की चर्चा करने वाला हूं, बल्कि किस तरह से वो अमित शाह से भिड़ गए हैं। क्योंकि अमित शाह का भी बयान बहुत दिलचस्प है। अमित शाह ये कह रहे हैं कि SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर कांग्रेस जो बात कह रही है वो पूरी तरह से बेमानी है, बकवास है। अमित शाह ने क्या कहा कुछ देर बाद, मगर पहले सुनिए राहुल गांधी ने गुरुग्राम हरियाणा में क्या कहा था कि सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा को टक्कर दे सकती है। कुछ भी हो जाए, विचारधारा की लड़ाई है, और 2 ही विचारधारा इस देश में लड़ती है। राजनीतिक 2 ही विचारधारा है, एक RSS की, नफरत की, बंटवारे की, दूसरी कांग्रेस पार्टी की, मोहब्बत की, एकता की विचारधारा। आप देख लेना, बाकी सारी की सारी पार्टियां इनके सामने नहीं खड़ी हो पाएंगी, एक नहीं हो पाएगी, और अंत में सिर्फ कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और कांग्रेस पार्टी इनको हराएगी। आप याद रखो मैं क्या कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को कांग्रेस पार्टी हराएगी, बीजेपी को कांग्रेस पार्टी हराएगी। तो जैसे मैंने बताया दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा को टक्कर दे सकती है, मगर अगर ऐसा होता तो असम में मुकाबला एक तरफा नहीं होता। अब इसके जवाब में कांग्रेस अक्सर यह कहती है कि जो डीलिमिटेशन हुआ था उसके चलते
पूरे राज्य का चरित्र बदल गया, जिसका फायदा भाजपा को हुआ। और यह डीलिमिटेशन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में करना चाहती है। हालांकि उसको लेकर डीलिमिटेशन बिल हाल ही में लोकसभा में डिफीट हो गया था, उसे हार का सामना करना पड़ा था। मगर भाजपा ने क्या किया? वो जो तीनों बिल आए थे चर्चा के लिए, उनमें से एक भी महिला विधेयक बिल नहीं था, महिला आरक्षण बिल नहीं था। वो पारित हो चुका है। मगर फिर भी प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के चुनावों में लगातार अपने भाषणों में क्या कहा कि टीएमसी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस महिला विरोधी है, बार बार यह कहा, जबकि हकीकत उससे कोसों दूर थी। सबसे शॉकिंग बात, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार यह झूठ बता रहे थे। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बार बार बतलाने वाला हूं कि राहुल गांधी का मुकाबला किससे, लिहाजा उनकी चुनौती बहुत कठिन है। कहने को हर कांग्रेसी समर्थक को यह सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है कि सिर्फ कांग्रेस ही भाजपा को हरा सकती है, मगर उसका मुकाबला बहुत कठिन है। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर का विरोध क्यों कर रही है। वो बाकायदा एक लिस्ट गिना रहे हैं कि किन किन राज्यों में पिछले 40 साल, 30 साल, 67 साल से कांग्रेस सत्ता में नहीं है। क्या वहां पर भी एसआईआर हुआ था? क्या वहां पर कांग्रेस एसआईआर पर दोष नहीं मढ़ेगी? मैं पहले चाहूंगा आप सुने अमित शाह, मगर अमित शाह के इस बयान में एक कुतर्क छुपा हुआ है। और अक्सर भारतीय जनता पार्टी के नफरती वाहियात प्रवक्ता भी इसी तरह के कुतर्कों का इस्तेमाल डिबेट्स में करते हैं। सबसे पहले सुनिए अमित शाह कह क्या रहे हैं। कई साल से कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं जीतती है कई जगह पे, और अभी अभी उनको मालूम पड़ गया है कि चुनाव जीतना तो अब असंभव है, तो चुनाव की प्रक्रिया को ही कलुषित कर दो, बदनाम कर दो। इसलिए कांग्रेस के प्रमुख नेता, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने अपनी हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम, कभी वोट चोरी, कभी मतदाता सूची, कभी एसआईआर, ये सब कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहा है। मगर मैं आज कांग्रेस पार्टी को कहने आया हूं कि हम तो 14 से आए हैं, हम तो 2014 से शासन में आए हैं। तमिलनाडु में 1967 से आपका कोई सीएम नहीं बन पाया, ये सभी वोट चोरी थी क्या? पश्चिम बंगाल में 49 साल से आपका सीएम नहीं बना है, वो सभी वोट चोरी थी क्या? सिक्किम में 82 साल से आपका 42 साल से आपका सीएम नहीं बना है, बिहार में 36 साल से नहीं बना है, गुजरात में 30 साल से नहीं बना है, ओडिशा में 26 साल से नहीं बना है, नागालैंड में 23 साल से नहीं बना है, महाराष्ट्र में 12 साल से नहीं बना है। अगर ये सभी वोट चोरी है तो वोट चोरी करने वाले तो आपके साथ बैठे हैं भाई। आज सारे इंडिया बने हैं। मैं तो मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी हार के लिए आत्मचिंतन करने की जरूरत है। देश की जनता राहुल गांधी को नेता बनने के बाद सैन हर जगह कांग्रेस के खिलाफ मैंडेट दे रही है, और राहुल जी के नेतृत्व में ही इंडिया अलायंस फिर से टूटने की शुरुआत भी होगी। यानी कि सीधा प्रहार वो राहुल गांधी पर कर रहे हैं। मगर आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आजाद भारत के इतिहास में कब हुआ है जब चुनावों से ठीक पहले एसआईआर करवाया जाता है? 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाते हैं, एक ट्राइब्यूनल बनाया जाता है। और कल ही खबर मैंने आपको बताई थी, ट्राइब्यूनल के जो मुखिया थे जस्टिस शिव गणनम, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 27 लाख लोग वोट नहीं डाल सके। और अमित शाह क्या तर्क दे रहे हैं कि इतने सालों से कांग्रेस कई राज्यों में सत्ता नहीं आई, वहां पर भी एसआईआर हुआ था क्या? कितना बेमानी तर्क है यह, अपने आप में कुतर्क है। और क्यों 27 लाख लोग वोट नहीं दे पाते हैं? कई जगहों पर, याद कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने कहा था कि कई जगहों पर अगर हार और जीत का अंतर जो है वो जितने लोग वोट नहीं दे पाए उससे कम होगा, तो हमें वहां पर फिर से वोट करवाने को सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात,
कल ही सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिका आई थी। वो याचिका किस बारे में थी? याद कीजिएगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था। उस फैसले में कहा गया था कि आगे से चुनाव आयुक्तों का चुनाव 3 लोग करेंगे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी की असुरक्षा देखिए, उनकी इनसिक्योरिटी देखिए, उन्होंने अध्यादेश के जरिए उसे पलट दिया। अब कौन चुन रहा है चुनाव आयोग? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या केंद्रीय कैबिनेट का कोई भी मंत्री और नेता विपक्ष। मेजॉरिटी किसकी हुई? सत्ता पक्ष की हुई। यानी कि चुनाव आयोग के पद पर कौन बैठेगा, यह फैसला तो भाजपा कर रही है ना। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी बात को लेकर चर्चा हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें तीखे तेवर अपनाए, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके तीखे तेवर अपनाने से क्या होगा? आपकी करनी और कथनी में तो फर्क है ना। जब 27 लाख लोगों का मामला आपके सामने आता है तो आप सुनने से मना कर देते हैं। आप ये कहते हैं भाई ठीक है, आप अगली बार वोट देना। इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है दोस्तों कि आप एक लोकतंत्र में वोट भी ना डाल पाएं। और गृह मंत्री इस बात को लेकर राहुल गांधी का मजाक उड़ा रहे थे। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट के किरदार पर यहां सवाल उठ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, पूरा सिस्टम भाजपा की तरफ झुका हुआ था। इसी मंच पर मैंने आपको बताया था केंद्रीय सुरक्षा बल किस तरह से भाजपा के पक्ष में कई जगहों पर वोट की अपील भी कर रहे थे। ऐसे वीडियो सामने उभर कर आए थे जहां लोग केंद्रीय सुरक्षा बलों से पूछ रहे थे कि आप बीजेपी के लिए वोट के लिए क्यों कह रहे हैं। क्या आपको बतलाने की जरूरत है कि किस तरह से ईडी ने टीएमसी से जुड़े आईपैक पर रेड मारा? जांच एजेंसियां क्या कर रही थी? सिर्फ और सिर्फ टीएमसी से जुड़े एजेंसीज पर रेड मार रही थी। यही चल रहा था और कुछ नहीं चल रहा था। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी जांच एजेंसी ने चुनावों से पहले किसी भाजपा के लीडर पर रेड मारी? भाजपा से जुड़े किसी धन्ना सेठ पर रेड मारी? अनिल अंबानी आज तक गिरफ्तार हुए हैं क्या? सवाल होना चाहिए भाई। सीधी सी बात है, जब अरविंद केजरीवाल का मामला आता है तो वो तो जेल भेज दिए जाते हैं, मगर जब अनिल अंबानी का मामला आता है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं देते हैं। यह सवाल किया जाना चाहिए ना। तो मैं आपको बतलाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, राहुल गांधी का मुकाबला इस चीज से है। कहने को बहुत अच्छा लगता है कि हम मुकाबला कर लेंगे, और देखिए राहुल गांधी की कई और चुनौतियां हैं। पार्टी कई जगहों पर बटी हुई है। हर राज्य में देखिए कई पावर सेंटर्स हैं, छत्तीसगढ़ से लेके पंजाब से लेके मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तो सबसे बड़ा चेहरा कांग्रेस का कमलनाथ, वही भाजपा में जाने वाले थे, भाजपा के लिए काम कर रहे थे, चुनाव प्रचार के लिए नहीं उतर रहे थे। मध्य प्रदेश में यह हालत है पार्टी की साहब, जहां पर आप सालों से सत्ता में रहे हैं। जब सत्ता में आए तब भी पार्टी के अंदर इतने खेमे बटे हुए थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो उन्होंने अपने लोगों के साथ जंप मार दी। कमलनाथ माइनॉरिटी में आ गए और उसके बाद आप जानते हैं, उसके बाद कांग्रेस कभी दोबारा सत्ता में नहीं आई। फिर चुनाव हुए तो हार गई कांग्रेस। तो एक तरफ सिस्टम आपके खिलाफ काम कर रहा है, दूसरी तरफ आपकी अपनी पार्टी के अंदर इतने छेद हैं, इतने छेद हैं, तो जाहिर सी बात है आप मुकाबला कैसे करेंगे। इसलिए राहुल गांधी को अपील है कि इस तरह की बातें करना ठीक है, अपने काडर के लिए अच्छा है, मगर हकीकत यह है कि आपको यह पुरजोर कोशिश करनी पड़ेगी कि जो मतभेद हैं उससे आप कम कीजिए। इसके अलावा अमित शाह नफरत की बात करते हैं। अमित शाह कहते हैं कि भाजपा ने इतने सालों नफरत का सामना किया, आज हम पश्चिम बंगाल में सत्ता में आ गए। अभी आप सत्ता में भी नहीं आए अमित शाह, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या क्या हो रहा है राज्य में एक एक करके। सबसे पहले देखिए, बुलडोजर के साथ कोलकाता के न्यू मार्केट एरिया में घुस गए, टीएमसी के दफ्तर को तोड़ा गया, कुछ मीट शॉप्स को तोड़ा गया। दूसरा, जगत बल्लभपुर में टीएमसी के दफ्तर में आग लगा दी गई, यह दूसरी तस्वीर है। तीसरा, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बेरहमी से पीटा जा रहा है, यह देखिए आपके सामने। अब हावड़ा टीएमसी में जो बुजुर्ग नेता हैं श्यामल मित्र, उन्हें भाजपा के गुंडे किस तरह से पीट रहे हैं आपके सामने। मैं ये वीडियो आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि अमित शाह ये कह रहे हैं कि भाजपा काफी हिंसा का सामना करके आज पश्चिम बंगाल सत्ता में आई है। ये देखिए सत्ता में आने से पहले ये वीडियोस। अब एक और वीडियो,
यहां आप बीजेपी वैंडलिज्म का एक नमूना देखेंगे। एक कॉलेज के म्यूजियम में घुसकर तमाम जो मूर्त तस्वीरें हैं उन पर टीका लगाया जा रहा है साहब। यह वीडियो देखिए साहब। और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, मानो जय श्री राम। अरे राम, जैसे मैं बार बार कहता हूं, हमारे आराध्य देव हैं, उन्हें आप डर का प्रतीक नहीं बना सकते। ममता बनर्जी के घर के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, मानो राम को आप डर का प्रतीक बना रहे हैं। माफ कीजिएगा, भाजपा ने राम की परिकल्पना जिस तरीके से की है, और राम जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देखो भाजपा वालों, ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। आगे ये देखिए, तृणमूल कांग्रेस के एक माइनॉरिटी नेता हैं साहिब खान, उन्हें पीटा गया, बुरी तरह से मारा गया। विपक्ष का मुकाबला इस नफरत से है, राहुल गांधी का मुकाबला इस नफरत से है। और फिर अमित शाह रोमांटिसाइज करते हुए कहते हैं कि साहब हमने हिंसा का सामना किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। अपने पुरुषार्थ से, अपने कौशल से, अपनी प्रामाणिकता से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है और जनमत को कैसे विस्तृत किया जा सकता है, इसका दुनिया भर के लोकतंत्र में सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है तो 2014 से 2026 की भारतीय जनता पार्टी की यात्रा। सिर्फ विचार नहीं फैला, संगठन भी विस्तृत हुआ। सिर्फ संगठन विस्तृत नहीं हुआ, विचारधारा भी मजबूत हुई। और सिर्फ विचारधारा मजबूत नहीं हुई, इसके साथ घर घर तक विकास पहुंचाने का काम भी हमने बहुत अच्छे तरीके से किया। और पूरा देश आज इस बात के लिए हमारी पार्टी और हमारे नेतृत्व को, नरेंद्र मोदी जी को स्वीकृति देता है। मैं बंगाल की ही बात करूं, मैं ही अध्यक्ष बना था, उपचुनाव आया, हमारे अभी के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य जी एक उपचुनाव जीतकर हमारा खाता खोले थे। 2014 की बात कर रहा हूं। 16 में 3 हुए, 21 में 77 हुए और 26 में 207 के साथ आज हमारा मुख्यमंत्री बैठने जा रहे। ये यात्रा जितनी भव्य है, आनंददायक है, मगर यात्रा का मार्ग जबरदस्त असहनीय पीड़ा से भरा हुआ है। मैं आज भूल नहीं सकता कि 321 भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने अपनी जान इस जीत के लिए गंवाई है, विचार के लिए गंवाई। मैं देश भर में घूमा हूं पार्टी के अध्यक्ष के नाते। केरल और बंगाल इसके अलावे कहीं पर इस प्रकार की क्रूर हिंसा का नग्न तांडव मैंने नहीं देखा है। पहले कम्युनिस्टों ने और फिर टीएमसी ने। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से कह देना चाहता हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की ताकत क्या है जब हम उसे एक बुलडोजर कहते हैं, विचारधारा का एक बुलडोजर। इसमें दो राय नहीं, वो मेहनत करते हैं, मगर वो मेहनत इसलिए कर पाते हैं क्योंकि पूरी व्यवस्था इस बात की उन्हें इजाजत देती है। वो लोगों तक पहुंचती है, लोगों तक संदेश पहुंचाती है, अपना जो संदेश है वो पहुंचाती है। और वो संदेश अक्सर नफरत का होता है, अक्सर आपके अंदर एक डर पैदा करना। कई जगहों पर यह डर वाजिब हो सकता है, क्योंकि कई जगहों पर इसमें दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी के गुंडों ने आतंक मचा रखा था। यह मैं बार बार कहता रहता हूं, मगर अंधभक्तों को यह बात कभी सुनाई नहीं देती है। इसमें दो राय नहीं है। और इसमें भी दो राय नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी था। मगर जब ये खबरें आ रही हैं कि कम से कम 50 सीटों पर SIR डिलीशंस ने काम किया, यानी SIR के जरिए जो लोगों के वोट काटे गए, उसने अपना असर दिखाया, तो फिर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठना लाजमी है। और उसके साथ
चुनाव आयोग आपके साथ है। चुनाव आयोग जब मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री को आतंकवादी कहते हैं तुरंत प्रतिक्रिया देता है, मगर जब प्रधानमंत्री अमित शाह, हेमंत बिस्वा शर्मा, शुभेंदु अधिकारी कोई भी नफरती बात करें, कुछ नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं। और कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा ना कि लोगों तक पहुंचना और उनमें एक डर पैदा करना, इसकी तैयारी भाजपा आज से नहीं कर रही है। शुभेंदु अधिकारी का एक पुराना वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसमें सुनिए वो क्या कह रहे हैं। बांग्ला में वो मुसलमानों को जिहादी बता रहे हैं कि हर जगह भगवा झंडा होगा। आप खुद सुनिए उनको, ये तैयारी आज से नहीं, एक अरसे से है। আগে ভাই বাঁচু, বেঁচে থাকলে রাস্তা সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ লাগাতে হবে। আজ সকালের মধ্যে সব হিন্দু ঘরে ধ্বজ উঠবে, একদম সেপারেট করে দাও এখানকার এইসব জিহাদি মৌলবাদীদের সাথে আমাদের হিন্দুদের। আর সব মন্দিরে মাইক টাঙাও এবং হর্ন দাও গোটা গ্রামে। 10 প্রত্যেক শাক বিতরণ করো। ধর্ম পরিবর্তন করতে হবে, এখনো পর্যন্ত ওরা ধর্ম পরিবর্তन করতে হবে। और मैंने आपको कुछ देर पहले 3 चेहरों का जिक्र किया, शुभेंदु, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा। राहुल का मुकाबला इस सोच से भी है, क्योंकि अब क्या हो गया है, इनमें से 3 में से 2 इनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के नेता हुआ करते थे, इनकी पृष्ठभूमि कांग्रेस की है। अगर बात करें हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कांग्रेस से जुड़े हुए थे, मगर जब ये लोग शामिल हुए बीजेपी में, तब जिस तरह के नफरती बयान ये लोग देते हैं, ये लोग भाजपा के बाकी नेताओं से भी ज्यादा सांप्रदायिक तौर पर भड़काऊ बयान देते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें आरएसएस की नजरों में खुद को और भी ज्यादा कट्टर साबित करना है, यानी कि और भी ज्यादा कट्टर बयान दो ताकि आरएसएस में खुद को और ज्यादा प्रिय बनाओ, आरएसएस के पसंदीदा बनाओ। जबकि इनका कोई लेना देना नहीं आरएसएस की विचारधारा से, मगर जैसे ही भाजपा में शामिल हुए, नफरती बयान देना शुरू। और यही हालत उन तमाम प्रवक्ताओं की है जो दूसरी विचारधाराओं से जुड़े हुए थे, आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। और देखिए वो किस तरह की बातें डिबेट्स में करते हैं, क्योंकि इन्हें खुद को, अपने आप को भाजपा के काबिल बताना है, आरएसएस के काबिल बताना है। अब आप मुझे बताइए, जब आपका मुकाबला ऐसे मुख्यमंत्रियों से होगा, अखिलेश का मुकाबला होगा मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो लगातार मुस्लिम विरोधी बयान देते ही रहते हैं, हिंदुओं को बताते रहते हैं तुम्हारा वजूद खतरे में। यही बात हेमंत बिस्वा शर्मा करते हैं, यही बात अब शुभेंदु अधिकारी करेंगे मुख्यमंत्री बनने के बाद भी। यह इनके प्रोपेगेंडा का, यह इनकी विचारधारा का हिस्सा होने वाला है। और राहुल का मुकाबला इससे है। राहुल गांधी क्या कहते हैं? भारत जोड़ो की बात करते हैं, मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं, वो मुद्दों की बात करने की कोशिश करते हैं। यही तेजस्वी ने किया था बिहार के चुनावों में, यही अखिलेश यादव करते रहते हैं। ये लोग मुद्दों की बात करते हैं और इनके हाथ में तो ताकत भी नहीं है। ममता बनर्जी के हाथ में कम से कम ताकत था, काडर था, वो काडर जिसे इस बात पर विश्वास था कि वो जीत सकते हैं, इसलिए वो पुरजोर लड़ाई कर रहा है। राहुल, अखिलेश और तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती है कि पहले तो इनके हाथ में ताकत नहीं है, इनका काडर कमजोर है, इनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं। अब जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे, उसमें क्या हुआ था? कांग्रेस के दोनों हाथ पीछे थे, आपके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हों। गुप्त चुनावी चंदा आ रहा था भाजपा के खातों में, वो गुप्त चुनावी चंदा जो मिल रहा था तमाम बड़े बड़े उद्योगपतियों से, जिसे भाजपा ने उसके बदले में फायदा पहुंचाया था। फिर इस गुप्त चुनावी चंदे को सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया, मगर उससे क्या होता है? भाजपा की जेब में पैसे थे, वो जमकर इस्तेमाल कर रहा था, और दूसरी तरफ कांग्रेस उसके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। मैं जब आपसे बार बार कहता हूं ना कि यह मुकाबला बराबरी का नहीं है, तो इस बात को समझिए कि क्यों नहीं है यह मुकाबला बराबरी का। और आप में से कई लोग आ जाते हैं कि तुम तो कांग्रेस का साथ लेते हो, विपक्ष का साथ लेते हो। मैं कांग्रेस या विपक्ष का साथ नहीं लेता हूं, मैं आपको सिर्फ यह बतलाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। आप मुझसे कहते हैं पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। नहीं, ताकतवर और कमजोर के बीच में निष्पक्षता नहीं होती है। ताकतवर एजेंसीज का इस्तेमाल कर रहा है, नफरत का इस्तेमाल कर रहा है, आपके अंदर छुपी हुई असुरक्षा का इस्तेमाल कर रहा है, उस पर कोई लगाम नहीं है।
यहां तक कि अदालतें भी उसके पक्ष में काम करती हुई दिखती हैं। मुझे आपको बतलाने की जरूरत नहीं है कि बड़े बड़े जजेस सुप्रीम कोर्ट के भाजपा की मदद से कोई राज्यसभा जाता है, किसे आंध्र प्रदेश का गवर्नर बना दिया जाता है, किसी को एनसीएलटी का प्रमुख बना दिया जाता है। सिटिंग जजेस प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि उससे कोई फायदा होगा। सबसे बड़ी बात, जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा पर सवाल उठाए जाते हैं, अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हैं। उन्हें कायदे से, केस से खुद को पीछे हटा लेना चाहिए था, मगर नहीं साहब, हम नहीं हटाते अपने आप को। इससे ज्यादा विचित्र क्या हो सकता है? इसलिए मैं कहता हूं यह मुकाबला बराबरी का नहीं है। मुझे जो लोग न्यूट्रलिटी का पाठ पढ़ाते हैं, 2014 से पहले देखिए कि मैं कांग्रेस से कैसे सवाल किया करता था। मगर हमारी प्रॉब्लम यह है कि आप में से कई लोग जो है ना, मानसिक तौर पर 2014 के बाद पैदा हुए। आप उस अभिसार को देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री सवाल करते हैं, मगर आप उस अभिसार को नहीं देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री से यह पूछता है कि 12 साल में आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, 12 साल में आपकी एजेंसीज ने लोगों को परेशान किया, मुझे परेशान किया, आपकी तमाम एजेंसीज ने मुझे परेशान किया। इनकम टैक्स, ईडी, दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर सेल, आपकी ट्रोल मशीनरी। गौतम अडानी ने मेरे खिलाफ क्रिमिनल डेफेमेशन का केस किया, हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार ने मेरे खिलाफ सेडिशन का केस किया, मगर मैं अब भी खड़ा हूं, सवाल कर रहा हूं और आगे भी करूंगा। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा से मुकाबला वही कर सकता है जिसका दामन पाक साफ हो, जिसकी किसी अलमारी के किसी किवाड़ के पीछे कोई गंदगी ना हो, कोई बेनामी बैंक अकाउंट ना हो, कहीं से पैसा ना आया हो। क्योंकि हमारा दामन है पाक साफ, इसलिए डंके की चोट पर सवाल करते हैं। आज कई नेता खड़े हुए हैं जो अब भी सवाल कर रहे हैं, पीछे नहीं हट रहे हैं। आज विपक्ष के कई प्रवक्ता डंके की चोट पर सवाल कर रहे हैं और उन्होंने पलटी नहीं मारी है, जैसे ये तमाम जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, जैसे वो गौरव वल्लभ है, या समाजवादी पार्टी का पूर्व प्रवक्ता गौरव भाटिया है जो बगैर पजामे के बैठ गए थे और जब हमने उस पर कार्यक्रम किया था तो हम ही पर केस कर दिया। ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? क्यों लोग पलटी मार लेते हैं? क्योंकि जाहिर सी बात है, मुकाबला करने की हिम्मत नहीं होती। क्या वजह है कि राघव चड्ढा जो है, लगातार उसकी पार्टी पर प्रहार हो रहा होता है, चुप रहता है, लंदन भाग जाता है और फिर कहता है कि साहब मेरा दम घुट रहा था, जबकि आप जानते हैं दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष थे। ईडी का कहना है कि हमारे पास एक डायरी है, कहा था ये बात। राघव चड्ढा मुश्किल में है और राघव चड्ढा को उस मुश्किलात की समझ आ गई होगी जिसके चलते वो चुप रहे और फिर 7 सांसदों के साथ भाजपा की गोद में जाके बैठ गए। उनमें से एक सांसद अशोक मित्तल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का मालिक, उस पर एक ही हफ्ते पहले रेड पड़ी थी। तो साम दाम दंड भेद से भाजपा यह मुकाबला करती है, दबिश डालती है। राहुल गांधी ऐसी सोच से मुकाबला करना चाहते हैं, उनकी चुनौती बहुत कठिन है। कुछ लोग कह सकते हैं नामुमकिन है, और अनडाउटेडली नामुमकिन है। मगर चाहे विपक्ष हो या पत्रकार, उसका काम है ताकतवर से सवाल पूछना। जो सत्ता में है उससे सवाल पूछा जाएगा। कल को भारत के सभी राज्यों में भाजपा आ जाएगी। मानो अगले 10 साल तक आप राज करते रहें, तो क्या 10 साल तक हम विपक्ष से सवाल करें, नेहरू से सवाल करें? अगर आज भी भाजपा नेहरू से सवाल कर रही है तो यह उसकी कायरता है, यह उसकी अकाउंटेबिलिटी की कमी है। जब तक मेरा मंच है मैं ठोक के सवाल करूंगा। जिसे तकलीफ है वो कान और आंख बंद कर ले। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।